हम लोगों को आज जॉन स्टुअर्ट मिल जेएस मिल के बारे में पढ़ना है। हमने आपसे कहा था कि बस एक दो थिंकर और पढ़ करके हम लोग ये वाला पार्ट बंद करेंगे, फिर हम लोग 15-20 दिन पॉलिसी पढ़ेंगे ताकि दोनों पेपर थोड़ा कम भर का कवर हो जाए। फिर इसके बाद हम लोग इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। जेएस मिल का जब हम नाम लेते हैं तो हम इतना सारा ये पार्ट 1 में मिल के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमको बड़ा फेमिलियर सा नाम लगता है कि कोई बहुत परिचित आदमी है जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 20 मई 1806 में लंदन में हुआ था। ये इसके पिता का नाम जेम्स मिल था। कहा जाता है कि ये पिता का योग्य पुत्र था। इसका मतलब उसमें कोई विशेष गुण रहा होगा जो उसके पिता में भी रहा होगा ना। और वह गुण ये जो है वो आप देखिए कि 3 वर्ष की उम्र में उसने यूनानी सीख ली थी, ठीक है। 8 वर्ष में वो लैटिन सीख गया था। उम्र पर ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष 8 वर्ष में लैटिन, और 12 से 13 वर्ष में ही वह इतिहास, अर्थशास्त्र और साहित्य के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और 17 वर्ष की आयु में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी कर ली थी, ठीक। और 1873 में उसकी मृत्यु हो गई। ये सामान्य सी बात है, बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग एक अपने यहाँ कहावत पढ़ते हैं कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात ना, कि जो सपूत होता है उसके पाँव पालने में ही दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये कैसा था जो 3 साल में, 8 साल में, 12 साल में, 12 साल तक तो हम लोग शायद खेलना वलना भी नहीं सीख पाते हैं, तब तक वो इतनी सारी भाषाएं सीख जाए, इतिहास सीख जाए, अर्थशास्त्र सीख जाए, तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो विशेष रहा ही होगा। फिर इसके बाद आप देखें कि प्रारंभ में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का समर्थक था, बाद में समाजवादियों के साथ हो गया। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में 3 रूप में वो दिखाई पड़ता है। एक प्रतिष्ठित विचार का समर्थक है, दूसरा उसका सुधारक है, और तीसरा समाजवाद का समर्थक है। अगर आप प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र को देखें और समाजवाद को देखें तो दोनों 2 धाराएं हैं, बिल्कुल अलग अलग। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र पूरा पूंजीवाद, निजी संपत्ति और बिना सरकार के हस्तक्षेप की बात करता है, और समाजवाद पूरी तरह से सरकार के हस्तक्षेप की बात करता है, यानी बिल्कुल एकदम अपोजिट है। तो लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ये शुरू में पूरा का पूरा एकदम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का समर्थक है। कुछ मामले में देखा जाए तो ये व्यवहार की महानता भी है। महानता इन द सेंस ये है, जैसे गांधी जी ने भी एक जगह खुद इस बात को लिखा कि मैंने कल जो कहा था उसे गांठ बांध कर रखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि समय और परिस्थितियों के साथ मेरा अनुभव बदला हो, और मैंने आज जो अनुभव करके जो बात बाद में कही उसे ज़्यादा सही माना जाए बजाय इसके जो मैंने पहले कही। अर्थात यह इस बात का प्रमाण है कि हम समय, देश काल, परिस्थिति और ज़रूरत के हिसाब से अपने सोच में, विचार में, अपने व्यवहार में परिवर्तन करने को तैयार हैं। तो जो व्यक्ति बदलने को तैयार होता है वास्तव में वही प्रगति करता है। जैसा समय हो, जैसा समाज हो, जैसी आवश्यकता हो, उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। जैसे अब हमारे 100 साल पहले हमारे पुरखे क्या किया करते थे, जैसे हमारे यहाँ परंपरा को लेकर के बहुत सारे विवाद हैं, तो अगर आप एकदम परंपराओं में जकड़े रहेंगे तो हो सकता है आप विकास न कर पाएँ। आज की आवश्यकता, आज की ज़रूरत, आज के हिसाब से हमको अपने नियम कानून निर्धारित करने चाहिए। आखिर जिन चीज़ों को आपने बदल लिया है उनको तो आप बदल ही लिए ना, तो फिर कुछ नया बदलने में क्या बुराई है? आप क्यों नहीं बदलते? जैसे सती प्रथा का अंत हुआ, आखिर वो आपने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? ये भी तो परंपरा थी। विधवा विवाह आखिर होने लगा कि नहीं होने लगा?
यह भी तो परंपरा थी। बाल विवाह बंद हो गया कि नहीं हो गया? तो आखिर जैसे आप बहुत सारी चीज़ें आपने छोड़ा और समय के साथ, तो इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ तो आप छोड़ सकते हैं ना, अगर आज समाज को ज़रूरत है, अगर उससे आपका विकास हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ नया ऐसा नहीं स्वीकार करना चाहिए जो लोगों का नुकसान करे, या जो समाज में गलत मैसेज दे, या जो समाज के ताने बाने को डिस्टर्ब करे, या जो समाज के संस्कार को, अपनेपन को, बड़े छोटे के लिहाज को, इसमें कोई बाधा उत्पन्न करे। लेकिन अगर वो इन सबको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो इसको स्वीकार करने में बुराई नहीं। लेकिन आप ये जान लीजिए, हमेशा ऐसा होता है कि हम वही परिवर्तन स्वीकार करते हैं जो हमारे लाभ में रहता है। जैसे दहेज नहीं लेना चाहिए ना, नियम वो बना हुआ है ना, हम मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेने मेरा फायदा है, तो हम नहीं मान रहे। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारा फायदा होने लगे, अभी ये हो जाए कि जो दहेज नहीं लेगा उसको तुरंत सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तब क्या होगा? सब नहीं लेंगे लाइन से, बल्कि कुछ देने को तैयार है, ले लो 1000-2000 हमसे ले लो। तो इसका मतलब यह है कि हम परिवर्तन को अपने स्वभाव की वजह से नहीं, अपने स्वार्थ की वजह से या तो स्वीकार करते हैं या तो नहीं स्वीकार करते हैं। इसका मतलब कि स्वीकार्यता में हमारा निष्पक्ष होने वाली बात सही नहीं है, कुछ न कुछ पक्ष की बात भी है। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा परिवर्तन आप देख रहे हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र से सीधे समाजवादी हो जाता है, तो इसका मतलब ये उसके स्वभाव का बड़प्पन भी है कि उसने पहले सोचा यार ये सही कह रहे हैं, उनके साथ था, फिर उसने देखा 10-5 साल के बाद अरे यार ये तो बहुत गलत कह रहे हैं, ज़्यादा सही तो ये वाली बात है, तो उसने एकदम छोड़ दिया। तो ये गांधी जी वाली बात हुई ना, जो हमने बाद में कहा उसको मानिए। पहले जो कहा था भाई वो अनुभव से ना, जैसे अभी आप कोई बात छोटे हैं गलती कर सकते हैं, लेकिन अभी आप गलती करेंगे तो आपको माफ़ भी कर दिया जाएगा, चलो अभी बच्चा है, अनुभव नहीं है। लेकिन अगर आप जब बड़े हो जाएंगे, जब आप एडल्ट हो जाएंगे, तब गलती करेंगे, तब आप माफ़ नहीं किए जाएंगे, तब आपको सजा दी जाएगी, सीधी सी बात है। तो एक समय के बाद वही आपकी गलती क्षम्य होती है, एक समय के बाद वह गलती क्या हो जाती है? क्षम्य नहीं होती है। और गलती, एक ही गलती दो लोग जब करते हैं तो करने वाले के विवेक के अनुसार उस गलती पर सजा की स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। एक ही गलती की दो लोगों को बराबर सजा नहीं मिल सकती है। जैसे मान लीजिए 500 रुपया मैं किसी का चुरा लूँ और 500 रुपया कोई 5 साल का बच्चा चुरा ले किसी का, दोनों एक साथ राजा के सामने खड़े किए जाएं कि दोनों 500 रुपये के अपराधी हैं, तो सजा क्या मिलेगी? बच्चों को कह रहे छोड़ो बच्चा है यार, क्या जाने गलती है, चलो तुम जाओ, भाग जाओ, दोबारा मत चोरी करना, और हमको जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं चोरी नहीं करना चाहिए, आपको समाज में लोगों को चोरी से मना करना चाहिए, और आप अगर चोरी कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसका मतलब कि जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो अगर गलती करें तो उन्हें कतई माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल कोई गलती कर दे तब क्षम्य नहीं है, विद्यार्थी गलती कर दे तो क्षम्य है भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि वो नहीं जानता था, उससे गलती हो गई। देश का प्रधानमंत्री कोई गलती कर दे तो क्षम्य नहीं है, क्योंकि उसको सब कुछ पता है, उससे गलती करने का अधिकार नहीं है कुछ। तो इसका मतलब यह है कि गलती एक ही है, लेकिन करने वाले के आधार पर सजा तय होती है, किसको ज़्यादा मिले किसको कम मिले। इसलिए परिवर्तन, फ्लेक्सिबिलिटी होना स्वभाव में बहुत बड़ी क्वालिटी है, और ऐसे आदमी में ईगो नहीं होता है। आप ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति सबकी सुनने को तैयार होता है और अपने में परिवर्तन लाने को तैयार होता है, वो कभी उसका घमंड नहीं होता है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में असफल नहीं होता है, क्योंकि जहाँ जाता है वहाँ उसके हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लेता है और सबको महत्व देता है। जैसे कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है जो हम कर रहे हैं दैट इज़ द फाइनल, बस वही सब लोग माने, हम किसी की नहीं सुनेंगे। दूसरा आदमी ये है कि हर किसी की बात बड़े मन से सुनता है, छोटे से बच्चे की बात भी पूरे ध्यान से सुनता है। हो सकता है उसमें भी कुछ निकल आए, क्योंकि ये कहावत है कि एक आदमी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन ये गारंटी है हर आदमी कुछ न कुछ तो जानता ही जानता है।
तो अगर आपने सबको सुना है तो हो सकता है किसी में से कुछ न कुछ निकल आए। कभी कभी आप देखते होंगे आपके गांव घर में बिल्कुल एकदम नहीं पढ़ा है आदमी, एकदम कभी स्कूल ही नहीं गया है, उससे आप खूब बढ़िया 1 घंटे 2 घंटे बात करिए, आपको लगेगा कि यार ये तो मैं भी नहीं जानता, ये कैसे बता रहा है इसको। और अगर आप में लेने का भाव हो, कुछ लोग तो इस अहंकार में लेते ही नहीं, करे गधा ये क्या जानेगा, अभी तुम हमको पढ़ाओगे। अक्सर लोग कहते हैं कि अब तुम हमको पढ़ाओगे। नहीं, हर कोई किसी को पढ़ा सकता है। कितना भी कोई अनपढ़ है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसने समाज का को पढ़ा हुआ है, उसके समाज का 50 साल का अनुभव है। आपके पिताजी हो सकता है न पढ़े हों, लेकिन उनके पास 50-60 साल के समाज का अनुभव है, और अनुभव किताब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपने जो किताब में पढ़ा हो सकता है धरती पर वो सही न उतरे, लेकिन जो उन्होंने देखा है वो तो उतरा हुआ है, उसे गलत होने की संभावना ही नहीं। उनका प्रैक्टिकल है, आपकी थियरी है। तो थियरी और प्रैक्टिकल में ज़्यादा सही क्या है? प्रैक्टिकल है। तो इसलिए उनकी बात आपको ईमानदारी से सुनना भी चाहिए, मानना भी चाहिए। और हमारे संस्कार में तो यहाँ तक कहा जाता है कि माँ बाप आपसे चाहे जो कहें, आंख बंद करके बिना तर्क के आप मान लीजिए, आपका बुरा हो ही नहीं सकता है। वो कहें कुएं में कूद जाओ, तुम बिल्कुल आंख बंद करके कूद जाओ बिना किसी तर्क के, देखोगे वहाँ से तुम हीरा मोती लेकर निकलोगे बजाय मरने के। लेकिन पहले विश्वास तो करो। तो कहते हैं तर्क, इसलिए श्रद्धा में तर्क अलाउड नहीं है। भगवान है कि नहीं है ये तर्क करोगे अभी ख़त्म हो जाएगा कि है कि नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा है, ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। आप क्या कहते हैं? कह रहे हो गया, चलो ये बहस का मुद्दा नहीं है, ठीक है, भगवान है, बस बात खत्म हो। तो वो हमारी श्रद्धा केवल है। उसी श्रद्धा में चैतन्य महाप्रभु, उसी श्रद्धा में सूरदास, उसी श्रद्धा में तुलसीदास ये कहते हैं कि हमने भगवान को देख लिया। और उसी श्रद्धा में हम आप हैं, नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी श्रद्धा परफेक्ट नहीं है। हम जाते जरूर मंदिर में है, हमारा ध्यान मंदिर में नहीं कहीं और रहता है, किसी की का जूता चुरा ले वहाँ मौका मिले तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, इसका मतलब कहीं न कहीं से, ठीक है। नहीं तो सूरदास चिल्लाते हैं जोर जोर से, वो अपने साथ रहने वाले गोपाल को चिल्लाते हैं, कुएं में गिरे हुए हैं, हाथ ऊपर करते हैं, पकड़ो 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 पकड़ो। कौन पकड़ लेता है ऊपर से? भगवान पकड़ लेते हैं ऊपर से उनका हाथ। तो आखिर वो आपका क्यों नहीं पकड़ लेते भाई? क्योंकि हम अब तर्क लगाते हैं ना, और वो तर्क से परे है। जो कहते हैं कि वो बिल्कुल धीरज अधीर के, हरन पर पीर के, बताओ बलबीर के, यहाँ महल यहाँ कौन है। तो किसको पूछता है? वो पूछता है धीरज अधीर के, उस व्यक्ति को बताओ जो सारे अधैर्य को ख़त्म कर देता है, हरन पर पीर के, जो दूसरों का दुख दूर कर देता है। और सोचो जहाँ वो पूछ रहा है, ये अपने आप में कितना बड़ा उदाहरण लोकतंत्र के लिए है। राजा का महल कोई पहुँच करके किसी गांव में पूछे, ये अपने आप में आश्चर्य नहीं हो सकता है आपको? इसका मतलब जितने घर हैं वहाँ सब राजा के महल जैसे हैं। इसलिए कन्फ्यूज़न हो रही है कि इसमें राजा वाला कौन सा है। और सारी झोपड़ी होती है और एक महल और अट्टालिका होती, तो पूछने की क्या जरूरत थी? तब तो आदमी आराम से पहुँच जाता है। 10-20 दरबान 2 किलोमीटर पहले से लाइन लगाए रहते। इसका मतलब हर घर के सामने दरबान है, हर घर की स्थिति वही है, और ये पता नहीं चल पा रहा है कि कृष्ण का महल कौन सा है और यहाँ की जनता का महल कौन सा है। तब सुदामा पूछता है कि ये उसका महल कहाँ है, बता दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं लिखी गई है मानने के लिए। अगर आप माने तो, न माने तो कोई बात ही नहीं भाई, ख़त्म हो गई। और सुदामा के जब घर बनाने का आदेश देते हैं विश्वकर्मा को, तो कहते हैं मेरे महल से अच्छा महल होना चाहिए उसका, सुदामा का। यह प्रजा के प्रति समर्पण भी है कि प्रजा हमसे अच्छी ही होनी चाहिए, हमसे खराब नहीं होनी चाहिए। तो जो लोकतंत्र है उसकी परिभाषा बहुत ऊंची है। वो परिभाषा जानने के लिए बहुत अच्छा इंसान होने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा त्याग करने की ज़रूरत है, बहुत समर्पण की ज़रूरत है। राजनीति करके कोई लोकतंत्र का मसीहा नहीं बन सकता, वो संभव ही नहीं है। लोकतंत्र भावना है, राजनीति है ही नहीं। ये अलग बात है कि हम राजनीति से लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं, लेकिन ये कतई नहीं है। तो आप देखें, तो इसलिए ये उसके स्वभाव की बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री से सीधे समाजवादी हो जाता है। मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं किताब में क्या सोच के लिखा गया है, इसको लोगों ने कैसे डिफाइन किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी के स्वभाव की बहुत बड़ी क्वालिटी है कि व्यक्ति हर किसी के स्वभाव को, हर किसी के व्यवहार को पूरा सुनता है और उससे प्रभावित होता है। प्रभावित होना अपने स्वभाव की विनम्रता है, प्रभावित ना होना ये अकड़ होने वाली बात है। हम लोग किसी की सुनते ही नहीं है, कोई कुछ भी कहे, ऐसी बात अच्छी नहीं है। अब देखो इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा किसका किसका,
तो उसमें उसके जो पूर्ववर्ती विचारक थे, हमने आपसे बार बार कहा है कि पूरे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में तीन ही बात का अध्ययन किया जाता है कि उस विचार पर पहले से किसका प्रभाव पड़ा हुआ है, या आगे उसे किसने स्वीकार किया है, या पहले वाले में कितना संशोधन किया गया है। तो इसमें मिल को प्रभावित करने वाले घटकों में जो पहले के विचारक थे, सबसे बड़ा प्रभाव उनके ऊपर उनके पिता का पड़ा, जेम्स मिल का, उनकी पत्नी का, मिसेस टेलर का, और एक महत्वपूर्ण कवि था कालीराज, और एक बहुत बड़ा सामाजिक विज्ञान का ज्ञाता था कामटे, जेबी से दूमान। इसके अलावा समाजवादियों का भी प्रभाव पड़ा। साइमन और सिसमांडी को बचपन में ही वो पढ़ चुका था। और एक बड़ी बात ये बताएं कि इन सब में सबसे ज़्यादा असर उसके ऊपर उसकी पत्नी का पड़ा, क्योंकि उसकी पत्नी समाजवादी थी। वैसे भी महिलाएं 90% समाजवादी ही होती हैं। सभी महिलाएं ज़्यादा भावुक, ज़्यादा सोशल, ज़्यादा सामाजिक, किसी का शोषण न करना, जितना भी आप देखते होंगे दान धर्म दया पूजा पाठ अपने देश में देखिए, सब किससे जिंदा है? महिलाओं से जिंदा है। उनको माइनस कर दीजिए, हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा ना। तो इसका मतलब समाजवाद ज़्यादा उनके अंदर जन्मजात होता है, होने की ज़रूरत नहीं है। दया भी ज़्यादा होती है, ममता भी ज़्यादा होती है, किसी का शोषण नहीं चाहते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं। हो सकता है एक्सेप्शन कोई हो सकता है, ऐसा नहीं कि सभी लोग अच्छे ही हैं। ये मत मान लेना, खुश मत हो जाओ तुम लोग कि सब अच्छे ही हैं। हाँ, कोई एक्सेप्शन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे देश में तो स्थिति यही है कि ज़्यादातर लोग अच्छे ही हैं। ठीक है, तो उसकी पत्नी भी समाजवादी थी। समाजवादी क्या, वो नॉर्मल महिला होने के नाते जैसे होती थी वैसे रही होगी। थोड़ा बहुत हो सकता है कि ज़्यादा ही, जैसे एनजीओ कुछ लोग चलाते हैं, सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई इस तरह काम करते हैं, तो वो समाजवादी थी। और जाहिर सी बात है, जब कोई 24 घंटा आपके साथ रहेगा और हमेशा एक ही बात बार बार कहेगा, तो आपके ऊपर 10 बार कहेगा तो एक बार तो असर पड़ ही जाएगा, अच्छी बात का हो चाहे बुरी बात का। इसीलिए कहते हैं कि संगत बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए आप जब भी किसी के साथ रहें तो पहले उसकी अच्छाई बुराई जरूर चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं कि इसके साथ होने से हमारा नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि आप मुझे अपने 5 मित्रों के नाम बताइए, मैं आपका भविष्य बता दूंगा। क्या कहते हैं कि आप मुझे अपने 5 मित्रों के नाम बता दीजिए और मैं आपका भविष्य बता दूंगा कि आप क्या करें। इसका मतलब आपने 5 मित्रों के नाम बताए तो एक जेब काटने में मास्टर, एक ताला तोड़ने में मास्टर, एक एटीएम तोड़ने में मास्टर, एक झूठ बोलने में मास्टर, तो हम 5वां समझ लेंगे कि आप इन 5 में मास्टर हो जाएंगे समय आते आते ना। तो हो गया, फिर ऐसे ही बताता है, कोई और क्या। लेकिन अगर कोई आप बताते हैं कि आपके 5 मित्र हैं, एक आईएएस की तैयारी कर रहा है, एक बैंक की तैयारी कर रहा है, एक क्लर्क की तैयारी कर रहा है और एक अध्यापक बनना चाह रहा है, तो मैं ये समझूंगा कि तुम कुछ नहीं बनोगे तो बाबू तो बनी जाओगे, पक्का है। ठीक है, आईएएस भी हो सकते हो, लेकिन वर्स्ट अगर होगा तो कहाँ जाओगे? बाबू तो बनी जाओगे। इसका मतलब कि तुम ठीक रहोगे भाई, जैसे लोगों के साथ रहोगे, जिनके बीच में उठते बैठते हो, वही न। हमेशा इंसान अपनी भी आर्थिक स्थिति को अपने ही इर्द गिर्द के 5 लोगों से आंकता है। तुमसे बताएं बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण, हमको जब तुलना करनी होती है तो हम अपने ही साथ के अध्यापकों में देखते हैं कि इनके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। हम कभी भी शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से अपनी तुलना नहीं करते हैं कि जो अरबों रुपया कमाता है, ना हमारे कंपटीशन में है, ना हमको उससे कोई ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या किससे होती है? एकदम जस्ट आपकी जो सराउंडिंग है, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, उन्हीं को आप देखते हैं। आप खुद भी देख लीजिए, जैसे आपके साथ बगल में जो बच्चा बैठता है, 4-5 जो बैठते हैं, उन्हीं से आप देखते हैं किससे तेज है, किससे कमज़ोर है। लेकिन सबसे जो पीछे बैठता है वो सबसे तेज है, उससे आपसे कोई समस्या नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि वो आपके दिमाग में ही नहीं है। तो हमेशा वो 4-5 ही होते हैं जो आपके अच्छे के लिए, बुरे के लिए, प्रगति के लिए, आपके विनाश के लिए, सबके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आपकी जो कोर सर्किल है उसको बहुत अच्छा रखना चाहिए। उसमें अच्छी सोच वाले, पॉजिटिव सोच वाले, अच्छे विचार वाले, मेहनत वाले, समाज के लिए अच्छे व्यक्ति, घर परिवार के लिए अच्छे इंसान, नैतिक, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, ऐसे लोगों को ही अपने आसपास रखना चाहिए। किसी भी गलत आदमी को अपने आसपास कभी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी न कभी आपके ऊपर असर कर ही देगा। आप चाहें, क्योंकि आपने सुना बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि आप देखते हैं कि अनुकूलन कई तरह से होता है ना। तो उसमें एक प्राकृतिक है और एक सामाजिक भी तो होता है ना, जहाँ आप रहते हैं। तो एक पर्यावरण का असर आप पर पड़ता है जहाँ आप रहते हैं, लेकिन जिनके साथ रहते हैं उनका भी असर पड़ता है आपके ऊपर, कैसे लोगों के साथ आप रहते हैं। तो इसलिए इन लोगों का असर इसके ऊपर पड़ा।
एक उसके ऊपर पड़ा मजदूरों के संघर्ष का। बाल्यकाल में उसने चार्टिस्ट और मजदूरों का संघर्ष काफ़ी नज़दीक से देखा। वास्तव में 1838 से 44-44 के बीच में एक वर्किंग क्लास का एक ग्रुप था जो मजदूरों के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा था और उसने 6 मांग रखी थी। उसी को चार्टर कहा गया था। तो उसी चार्टर के लोगों को चार्टिस्ट कहा गया। तो उन लोगों ने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए, हमारा शोषण कम किया जाए, ये किया जाए। तो ये उसके सामने घटना घटी। तो जैसे इसमें किसान आंदोलन चल रहा है, तो आपके सामने घट रहा है ना, आप देख रहे हैं जो परिस्थितियाँ जैसी हैं। तो अब ये सारे किसान आंदोलन का जो डेवलपमेंट है आपके दिमाग में कहीं न कहीं जाने अनजाने तो बस रहा है ना, चाहे उसके प्रति आपके मन में अच्छे भाव आ रहे हों, चाहे खराब आ रहे हों, चाहे जिस तरह की वो बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन आ तो रहा है ना। आपके मन में यही अगर आ जाता है कि यार बेचारे किसान अपनी मांग लेकर के रात दिन इस जाड़े में पड़े हैं, सरकार को सुन लेना चाहिए, तो आपके मन में सरकार के खिलाफ एक आक्रोश आ जाएगा। अगर आपके मन में आ गया अगर यार ये सब बिना मतलब प्रायोजित होकर के देश के खिलाफ इतना बवाल मचाए हैं, इनको हट जाना चाहिए, तो आपके मन में किसानों के प्रति एक आक्रोश आ जाएगा, गलत हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब जैसा आएगा वैसे आपकी लेखनी भी आगे बढ़ जाएगी। जैसे इसी किसान आंदोलन पर अब 2 लोगों से पूछा जाए तो 2 लोग अलग अलग राय देंगे कि नहीं देंगे। एक लोग कहेंगे सही है, एक लोग कहेंगे गलत है। तो जो कहेगा सही है वो सही के लिए तर्क देगा, जो कहेगा गलत है वो गलत के लिए तर्क देगा। लेकिन अपनी सोच है भाई, जो हमको समझ में आ रहा है वो हम कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ जितना दिखती है हम उतना ही तो जानेंगे ना। अब उसके पीछे हम सीबीआई के एजेंट थोड़े हैं कि हम पता करने जाएंगे उसके पीछे क्या है। तो जितना दिखता है उससे हम उसकी व्याख्या करते हैं, तो वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। तो मजदूरों के संघर्ष का बड़ा असर पड़ा। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का भी असर पड़ा। उसने उसके पक्ष में एक निबंध भी लिखा 1848 में। तो जो घटनाएं, जैसा आपने देखा पहले कि जिस समय जिस देश काल परिस्थिति में आप रहते हैं उसका बहुत असर आपके विचार पर पड़ता है। उसी तरह से आप सोचते हैं, वही लिखते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसके अलावा कामटे का प्रभाव पड़ा। इसी कारण उसने अर्थव्यवस्था की गतिशीलता की अवधारणा को स्वीकार किया। अभी तक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की व्याख्या करते थे। क्या करते थे? स्थैतिक अर्थशास्त्र की व्याख्या। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अन्य बातें समान रहें मान करके हम अर्थव्यवस्था की व्याख्या करते थे। इसने पहली बार कामटे के प्रभाव में आकर के गतिशील समाज की बात कही और उसने कहा कि समाज तो गतिशील होता है, इसलिए स्थिर समाज की व्याख्या का कोई मतलब नहीं है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेप्ट आया, गतिशील साम्य की बात जो आई, वह मिल ने पैदा की और उसका असर उसके ऊपर कामटे की वजह से हुआ था। तो बहुत सारे लोगों का असर आपके ऊपर होता है। जेम्स मिल के आर्थिक विचार, उसने आर्थिक विचार क्या दिए जिसमें स्वहित का सिद्धांत। देखो, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का सबसे बड़ा सिद्धांत है सेल्फ इंटरेस्ट की थियरी, स्वहित का सिद्धांत। स्मिथ के सहजवाद और आशावाद को सुखवाद तथा उपयोगितावाद के रूप में प्रस्तुत किया। आपने पढ़ा था कि एडम स्मिथ ने कहा था कि जो चीज़ें अपने आप हैं वो प्राकृतिक हैं और जो प्राकृतिक हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं। यह उनका आशावाद था। तो वही प्रकृतिवाद और आशावाद था जिसको उन्होंने सहजवाद और आशावाद कहा। उसका इसने नाम बदल करके या ज़्यादा व्यवहारिक नाम दे करके उसका नाम सुखवाद और उपयोगितावाद रख दिया। तो ये ज़्यादा व्यवहारिक हो गया, ज़्यादा उपयोगी हो गया और ज़्यादा अच्छा भी हो गया। स्वहित की आलोचना के विपक्ष में कहा कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपना हित बढ़ाने से समाज का शोषण नहीं होता। अब जो एडम स्मिथ ने स्वहित का सिद्धांत दिया था उसकी बड़ी आलोचना हुई। सबने कहा ये तो बहुत ही गंदा विषय है जो लोगों को स्वार्थी बनाता है, केवल अपना हित साधने की बात करता है दुनिया भर का। और उसका असर ये हुआ कि बहुत सारा लोगों ने, आपने देखा था कि कार्लाइल, रस्किन, मॉरिस टॉप, शुरू पढ़ा था ना B1 में, जिन लोगों ने कहा कि ये तो रोटी मटखन का शास्त्र है, गणित विज्ञान है, कुबेर की विद्या है, जितना गाली दे सकते उतना गाली अर्थशास्त्र को दिया। इसीलिए दिया जो कह दिया कि ये तो अपने स्वार्थ पर सबसे अधिक फोकस करता है। इसको मिल ने इस तरह से डिफाइन किया या एक तरह से उसका बचाव किया कि जैसे मान लो कि हम अपना हित अधिकतम करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा करने में हम किसी के हित का नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो क्या बुराई है भाई? मैं अपना कोई फायदा करने में अगर इनका नुकसान कर देता हूं तब तो बुरी बात है, लेकिन अगर मैं अपना फायदा कर रहा हूं और किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूं और यही सब लोग करें जितने लोग समाज में हैं, तो कोई बुराई है?
आखिर सबका हित हो जाएगा ना भाई। तो सबका हित हो जाएगा अगर हर आदमी अपना अपना केवल हित करे। बस ध्यान ये रखने की ज़रूरत है कि दूसरे का नुकसान ना करे। तो इस लाइन से थोड़ा वो अब जो उसकी आलोचना थी, जो उसकी बुराई हो रही थी, जो लोग उसके बारे में बुरा भला कर रहे थे, थोड़ा सा आवाज़ क्या हो गई, कम हो गई, नीचे हो गई। वैसे भी तुरंत कोई बात कह दो तो थोड़ा सा लोग उस नॉर्मल भी हो जाते हैं ना। जैसे मार्शल ने जब कह दिया कि ये कल्याण का अर्थशास्त्र है, तो केवल कल्याण शब्द उसने जोड़ा था। बहुत दिनों तक, समझ लो 1776 से लेकर के 1890 तक, जब उसकी किताब का प्रकाशन हुआ मार्शल के प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का, तो उसने कह दिया कि कल्याण का अर्थशास्त्र है। तो बहुत दिनों तक रॉबिन्स की परिभाषा 1932 में आई, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस उसने जब लिखी, तो 1932 तक लोग यही जानते रहे कि यार ये तो बहुत बढ़िया परिभाषा आ गई, अब कल्याण से अच्छी कोई परिभाषा। ये तो जब रॉबिन्स आ गया तब पता ये चला कि ये तो बड़ा बेवकूफ़ बनाया, ये तो जो एडम स्मिथ ने कहा था वही इसने कहा था, हम लोग समझ ही नहीं पाए। अंतर सिर्फ ये था कि एडम स्मिथ ने धन को दरवाजे से घुसाया, इसने खिड़की से घुसा दिया। ने क्या किया, जैसे नाक को ऐसे पकड़ लो, एक घुमा के पकड़ लो। उसने कल्याण कहा, लेकिन उसने पीछे जो भौतिक कल्याण जोड़ दिया, उसका मतलब पैसा ही तो है। और ये समझने में लग गया कितना दिन, लेकिन तुरंत एक बार लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह यार बड़ा अच्छा सिद्धांत दिया, अब ये तो कल्याण की बात कर रहा है। तो आज आप बहुत लॉजिकल हो गए हैं, बहुत तार्किक हो गए हैं, चीज़ें सब आपके पास पकी पकाई हैं, तो आप फटफट फटफट, जैसे आज आप कहते हैं कि नेहरू जी ने ये तो गलत किया, ये किया, वो किया। अरे नेहरू जी ने जिस परिस्थिति में जो काम किया, जिस देश काल, जिस सिचुएशन, जिस आर्थिक स्थिति, जिस राजनीतिक स्थिति, जिस सामाजिक स्थिति में उन लोगों ने काम किया है, उसका विश्लेषण आज नहीं हो सकता है भाई, गलत बात है। आज बहुत स्थिति 100 साल बाद बदली हुई है ना देश की। तो उस समय उन्होंने जो किया उसकी जरूरत थी। आज आप जो कर रहे हैं उसकी बात करिए। उन्होंने खराब किया, उन्होंने अच्छा किया, मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि सब में बड़ा अंतर है ना भाई, सब कुछ बदल गया है। बदलने का आलम यह है कि 35 करोड़ की जनसंख्या थी जब आप आज़ाद हुए, और खाने को नहीं अटता था, सड़ा हुआ गेहूँ अमेरिका से आता था ना, तब ये वही देश है। और आज 125 करोड़ है, इफरात गेहूँ आपने जहाँ चाहे वहाँ फ्री में आप साल भर से बांट रहे हैं गेहूँ गरीबों को, बांट रहे नहीं बांट रहे। तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो गया है ना तब में और अब में। तो इसलिए चीज़ों को उस परिवेश में ही एनालाइज करना चाहिए। किसी के भी व्यवहार को आप उसके प्रोस्पेक्ट में ही डिफाइन करिए। कोई व्यक्ति आपसे अगर अचानक, इसे इस लड़की से आप मिले और इसने, आपने बड़े प्रेम से पूछा क्या नाम है, और इसने आपको 2 थप्पड़ मार दिया, लेकिन कल ऐसा नहीं करती थी ये, कल तो बड़े प्रेम से नाम बताती थी, तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। आपको उसके माइंडसेट को आज समझने की ज़रूरत है कि आखिर इसके पीछे का प्रोस्पेक्ट क्या है, इसने ऐसा क्यों किया। तो जब आप बहुत पीछे जाएंगे पता चलेगा कि रास्ते में इसकी साइकिल पंचर हो गई, बेचारी 2 किलोमीटर से पैदल आ रही है, तो गुस्सा लग ही जाएगा भाई। तो अगर आप पीछे भी थोड़ा जाए किसी के व्यवहार में तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। हम आप तुरंत उसके व्यवहार की समीक्षा करने लगते हैं, अरे हमारे साथ ऐसा कर लिया, ऐसा क्यों किया, इस पर विचार करो ना 2 मिनट के लिए शांत होकर के। कोई भी व्यक्ति आपके साथ जो व्यवहार करता है उस व्यवहार के पीछे का कारण आप जरूर जानिए, तब आप देखेंगे आपको गुस्सा नहीं आएगा, हो सकता है आपको दया भी आ जाए। और आप मार खाने के बाद अगर आप इससे पूछते और जान जाते तो कहते अरे बहन गलती हो गई, हम जानते नहीं थे कि तुम इतना दूर से पैदल आ रही हो, तो आपको गुस्सा नहीं आता। और नहीं तो उल्टा हो सकता है कि इसने आपको 1 थप्पड़ मारा, इसको आप 4-5 थप्पड़ मारी तो भाई क्रोध लग सकती नहीं लग सकती। तो इसलिए अपने बिहेवियर को बहुत कूल रखने की ज़रूरत है, सामने वाले के व्यवहार को उसके प्रोस्पेक्ट में देखने की ज़रूरत है। कभी भी उसको आप एकदम एब्सोल्यूट सेंस में डिफाइन मत करिए कि वो क्या कर रहा है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, कोई न कोई कारण तो होगा ही होगा, वो कारण जानिए पहले। अगर उसका कारण गलत है तब वो सज़ा का पात्र है, अगर उसका कारण उसकी मजबूरी है तब वो सज़ा का पात्र नहीं है भाई, तब वो दया का पात्र है, कोई भी है। तो आप ज़्यादातर लोगों से नाराज़ इसलिए हैं कि आप उसके कारण नहीं जानते, तो वास्तव में आप नाराज़ नहीं हैं, आप उन पर अत्याचार कर रहे हैं जिनसे नाराज़ हैं। उनका एक बार कारण जान तो लीजिए, आप ज़्यादा पाप के भागी हैं बजाय उनके जिनसे आप नाराज़ हैं। ठीक है, तो अपना व्यवहार ठीक करने की ज़रूरत है। चलो बाकी छठे पीरियड में